नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम बात करेंगे आज 27 अगस्त के एडिटोरियल सेशन की और स्टार्ट करेंगे इस मोटिवेशनल कोट के साथ। मोटिवेशन हेल्प्स इन स्टार्टिंग द वर्क बट द हैबिट हेल्प्स यू कीप इट गोइंग। मोटिवेशन से केवल एक काम हो सकता है, आपका काम स्टार्ट ज़रूर हो सकता है, लेकिन आप चाहते हैं कि काम कंटिन्यू रहे, आप लगातार प्रोग्रेस करते रहें, तो उसके लिए आपकी हैबिट है वो उत्तरदायी है। तो हैबिट से ही वो काम लगातार चलने वाला है। मोटिवेशन तो केवल आपको एक स्टार्ट देता है। आशीष क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। इस पर हर दिन का करंट अफेयर वीडियो विद पीडीएफ उपलब्ध है और काफ़ी सारे नए फीचर्स भी उपलब्ध होंगे जो यूट्यूब पर वीडियोस नहीं होंगे, वो वीडियोस यहाँ पर अब अपलोड किए जाएंगे। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट फीचर्स भी एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही बहुत सारे पेड कोर्सेज भी हैं वो भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बैच द हिंदू एडिटोरियल का हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे को। एक ई बुक उपलब्ध है वोकैबुलरी की, जनवरी से लेकर जून तक एडिटोरियल वर्ड्स यहाँ पर है। 1800 प्लस वर्ड्स हैं और इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल सेंटेंसेज, हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध करवाई गई हैं या बाई कर सकते हैं। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस जो कि नेक्स्ट वेडनेसडे को स्टार्ट होगा, यहाँ 2 सेशंस पर डे प्रोवाइड होते हैं। एक सेशन यही रहता है जो यूट्यूब पर आपको 5 बजे मिलता है, वही एप्लीकेशन पर आपको 12 या 1 बजे के करीब मिल जाता है। दूसरा सेशन जो कि व्हाइट बोर्ड पर नहीं होता है लेकिन आपको मिलेगा रात को लगभग 11-12 बजे। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो एप्लीकेशन पर बच्चे हैं उनको पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाती है, यूट्यूब पर पीडीएफ उपलब्ध नहीं होती है। यहाँ एक ही सेशन होता है, वहाँ पर इसके अतिरिक्त एक सेशन और आपको मिल जाएगा। कॉमन एरर से स्टार्ट करेंगे, ये स्पेशल फीचर हमने ऐड किया था। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़िए और देखिए क्या इसमें एरर हो सकती है। हिज वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट। जरा सोचिए इसके बारे में कि क्या इसका आंसर हो सकता है। हिज वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट, 2 चीज़ों की तुलना है। उसकी जो वॉच है या फिर कहें कि दिस वॉच है, कैसे मान लीजिए, उसकी जो वॉच है वो उस वॉच की तुलना में ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा महंगी है, ये कहना चाहता है। और आपने सुना हुआ होगा कि सुपीरियर डिग्री कंपैरेटिव है, लेकिन यहाँ पे देन नहीं लग के क्या लगाते हैं, टू। तो यहाँ सुपीरियर के साथ में टू लगना चाहिए। आपका आंसर क्या होगा, बी। जब आप कंपेयर करते हैं 2 चीज़ों को, देन वी हैव टू यूज डिग्री कंपैरेटिव एंड वी नो वेरी वेल विद कंपैरेटिव डिग्रीज वी जनरली हैव टू यूज देन, बट विद सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर वी हैव टू यूज टू इंस्टीड ऑफ देन। तो यहाँ पे 2 आएगा। नंबर 2 देखिए, दिस इज द गर्ल हुम आई थिंक हैड ब्रोकन द विंडो पेन विद हर बॉल। पेन का मतलब यहाँ पे है शीशा, है ना, खिड़की का कांच। तो ये वो लड़की है जिसने, मुझे लगता है, जिसने खिड़की का कांच तोड़ा था अपनी बॉल से। ठीक है, सोचिए जरा क्या होना चाहिए इसका आंसर। दिस इज द गर्ल हुम आई थिंक हैड ब्रोकन द विंडो पेन विद हर बॉल। देखिए, अगर मैं इस आई थिंक को हटा देता हूं तो आपको पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि दिस इज द गर्ल, ये एक सेगमेंट हो गया, ये वो लड़की है जिसने की तोड़ा था खिड़की का कांच। तो यहां आपको सब्जेक्ट चाहिए, हैड ब्रोकन यहाँ पे वर्ब आपको दे रखी है और खिड़की का कांच यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट जब आपको रिक्वायर्ड हो तब आप होम नहीं लगा सकते हैं, क्या लगाना होता है, हु। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ए। और एक प्रश्न है, एन एनिमल कैन बी जस्ट एज अनहैप्पी इन अ वास्ट एरिया और इन अ स्मॉल वन। ये कहना चाहता है कि एक एनिमल जो है वो उतना ही दुखी हो सकता है बड़े क्षेत्र में जितना कि वो दुखी है छोटे क्षेत्र में, छोटे एरिया में। तो यहाँ एरिया के लिए तो 1 लगाया गया है। एक बात और देखिएगा, एज दे रखा है तो एज और एज के बीच डिग्री पॉजिटिव आती है, तो यहाँ पे एज लगेगा। आपका आंसर सी होगा। डिग्री पॉजिटिव का प्रयोग आप या तो करते हैं एज के बीच में या फिर करते हैं सो एज के बीच में। तो यहाँ किसके बीच होनी थी, एज के बीच, इसलिए आपका आंसर होगा सी। ठीक है, तो ये आपके कॉमन एरर्स के आंसर हुए। अब हम बात करेंगे आज के एडिटोरियल की। एडिटोरियल का टाइटल है अ शॉट इन द डार्क। अ शॉट इन द डार्क का मतलब आप नोट करिए, इसका मतलब होता है अंधेरे में तीर चलाना। ठीक है, अंधेरे में तीर चलाने को बोलते हैं अ शॉट इन द डार्क। और ये अंधेरे में तीर चलाया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान के द्वारा भारत पर आरोप लगाए गए हैं यूएन में, उसके बारे में एडिटोरियल आपको बताएगा। जो भी नए बच्चे हैं वो समझ लें, जो भी यहाँ पे ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है वो या तो ग्रामर का कोई डिस्कशन हमें करना है या फिर वो वर्ड आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा। ठीक है, जो भी रेड कलर में नजर आ रहा है और अंडरलाइंड पार्ट है वो आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद में वर्ब हम देखेंगे कि उसको देखकर वर्ब कौन सी लगी है। जब सब्जेक्ट और वर्ब हम निकाल लेंगे तो सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट एक टॉपिक ग्रामर का होता है, वो आपको बगैर रूल्स को पढ़े यहाँ पर समझ में आ जाएगा।
साथ में ग्रामर का डिस्कशन हम करेंगे बीच बीच में, तो वहाँ से भी ग्रामर के पॉइंट्स को रटे बगैर आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा और वोकेबलरी आपके एनरिच होती ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल अ शॉट इन द डार्क। सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपको पसंद आता है सेशन तो लाइक करना मत भूलें। इंडियाज स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, देखो प्रोटेस्ट के साथ में आपने देखा होगा कि अगेंस्ट लगता है, लेकिन यहाँ टू है। अगेंस्ट तब लगता है जब किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो, ठीक है, आप किसी के खिलाफ जा रहे हो, किसी के खिलाफ विद्रोह कर रहे हो तो अगेंस्ट लगता है। ये एक्चुअल में ये है कि भारत का जो स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के खिलाफ नहीं है, बल्कि प्रोटेस्ट यहाँ पे जताया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो यूएनएससी जिसको बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसको जाके ये विरोध जताया है। किसी और के खिलाफ विद्रोह है, किसी और बात के खिलाफ यहाँ पे आक्रोशित है भारत, लेकिन बात जाके सुनाई किसको है, यूएनएससी को जाके सुनाई है। इस कारण से यहाँ पे अगेंस्ट नहीं है। क्या कहना चाहता है, इंडियाज स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, भारत का जो बहुत ही एक कड़ा विद्रोह है या फिर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो यहाँ पे कह सकते हो किसी का विरोध है, कहां पर जाकर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। किस बात को लेकर, तो जब भी मुद्दे की हम बात करते हैं तो उसके लिए ओवर का प्रयोग होता है। पाकिस्तान सो कॉल्ड स्टेटमेंट, सो कॉल्ड का मतलब होता है रिपोर्टेड, तथा कथित, है ना, जैसा कि कहा गया है, परपरटेडली, एलिजिडली, और या फिर आप कह सकते हो रिपोर्टेडली। तो पाकिस्तान का जैसे कि कहा जाता है स्टेटमेंट, पाकिस्तान के अनुसार जो एक स्टेटमेंट दिया गया, उस बात को लेकर भारत यहाँ पे आक्रोशित है। उस बात को लेकर भारत ने अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या था पाकिस्तान का, और पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट जो है वो किसके लिए दिया था उसकी बात आगे करेंगे। तो भारत का स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट कहाँ पर, यूएनएससी में। किस बात को लेकर, पाकिस्तान के तथाकथित स्टेटमेंट को लेकर, टू अ स्पेशल डिस्कशन ऑन टेररिज्म। तो टेररिज्म पर जब एक बात चल रही थी, टेररिज्म पर जब एक डिस्कशन हो रहा था, एक विशेष डिस्कशन था, वहां पर पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट दिया और उसमें भारत ने जो कड़ा विरोध जताया है। तो ये विरोध जो है, देखो इस विरोध को देखकर इज है, एक्सप्लेन्ड, आप देखिएगा बी के साथ थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये पैसिव का स्ट्रक्चर बन गया। बी का मतलब जो नए बच्चे हैं वो समझ लें, 8 वर्ब्स होती हैं जो बी की कैटेगरी में आती हैं। इज एम आर होता है, वॉज वर होता है, बी बीन बीइंग होता है। तो यहाँ पे इज प्लस थर्ड फॉर्म है तो पैसिव है। एक बात और याद रखिए कि एक्सप्लेन की स्पेलिंग EXPLAIN है, लेकिन एक्सप्लेनेशन की जब आप बात करते हो तो इसमें आई नहीं आता है, एक्सप्लेनेशन में बगैर आई के स्पेलिंग बनती है, ठीक है। तो ये जो विरोध है वो यहां समझाया जा सकता है, इज एक्सप्लेन्ड वो समझाया गया है, उसकी व्याख्या की गई है बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर्स, का मतलब है बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे कारक हैं और उन फैक्टर से आप समझ सकते हो इस चीज को। यहां तक की बात रिपीट कर देता हूं, भारत का जो स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट है यूएनएससी में, किस बात को लेकर, पाकिस्तान के तथाकथित स्टेटमेंट को लेकर। स्टेटमेंट कब दिया, जब बातचीत चल रही थी आतंकवाद पर, तो पाकिस्तान ने एक वक्तव्य दिया और उस बात को लेकर भारत का जो विरोध है उसको यहां पे एक्सप्लेन किया गया है, किस तरीके से, बहुत सारे फैक्टर्स के द्वारा। फर्स्ट, पहला फैक्टर क्या है उसकी बात देखिए, द स्टेटमेंट। ये जो वक्तव्य है, ये द स्टेटमेंट इसलिए आ गया कि पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट दिया उसकी बात है, इस कारण से यहाँ पे द का प्रयोग हो गया, क्योंकि स्टेटमेंट हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो इसे आप कहिए कि डेफिनेट बन चुका है ये नाउन। अगर किसी नाउन का डिस्कशन पहले हो चुका है तो वो नाउन बन चुका है डेफिनेट, इस कारण से द का प्रयोग है। तो पहली बात तो ये है कि स्टेटमेंट विच पाकिस्तान मिशन टू द यूएन पब्लिश्ड एज समथिंग डिलीवर्ड एट एन ओपन डिबेट। तो पहली बात जो स्टेटमेंट है, विच पाकिस्तान मिशन टू द यूएन। अब देखो मिशन का मतलब आयोग होता है, डेलीगेट होता है, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एनवॉय होता है, कुछ भी मान लीजिए। अब वो किस जगह पे आयोग है, मतलब पाकिस्तान का कोई एक संगठन है, पाकिस्तान का एक दूत है, पाकिस्तान का दूतावास है, वो कहां पर, किसके लिए, यूएन के लिए, इस कारण से टू का प्रयोग है। भारत का मिशन है अमेरिका के लिए तो टू लग जाएगा उससे पहले। ऐसा ही यहां पे है, जो कि पाकिस्तान का जो मिशन है यूएन के लिए पब्लिश्ड, उसने पब्लिश किया, ठीक है। एज समथिंग डिलीवर्ड, किस रूप में किया, समथिंग डिलीवर्ड एट एन ओपन डिबेट, ये कुछ ऐसा जो कि डिलीवर किया गया, जो कि एक मतलब एक कहें कि स्टेटमेंट दिया गया, कहां पर, एट एन ओपन डिबेट, एक बिल्कुल ओपन या सार्वजनिक या खुली डिबेट, वाद विवाद, या फिर कह सकते हो जो भी एक तर्क वितर्क चल रहा था, डिबेट चल रही थी उसमें, ऑन अ रिपोर्ट, और ये डिबेट किस पर चल रही थी, एक रिपोर्ट पर। रिपोर्ट किसके द्वारा, यूएन सेक्रेटरी जनरल की जो रिपोर्ट थी उस पर। वॉज नेवर, ये कभी भी नहीं था, एक्चुअली डिलीवर्ड, वो कभी भी डिलीवर ही नहीं किया गया था।
ये वो जो है इस स्टेटमेंट को देखकर है, ठीक है ना। ये जो स्टेटमेंट है ये कभी भी वास्तव में डिलीवर नहीं किया गया था। एक बार यहाँ पे 2-3 चीज़ें समझने की हैं। एक्चुअली यहाँ पे एडवर्ब है और ये यहाँ पे डिफाइन कर रहा है डिलीवर को। डिलीवर यहाँ पे नाउन है, सॉरी वर्ब है। वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये पैसिव है, ठीक है। नेवर एक बार फिर से एडवर्ब है, तो ये एक एडवर्ब से पहले दूसरा एडवर्ब आ सकता है, क्योंकि किसी भी एडवर्ब को मॉडिफाई करने का काम एक एडवर्ब ही कर सकता है। तो अगर आप सीधा सीधा वाक्य को पढ़ेंगे तो सिंपल सा वाक्य तो ये बना कि पहली बात तो ये है कि स्टेटमेंट जो है वो कभी भी वास्तव में डिलीवर ही नहीं हुआ था। बीच में उस स्टेटमेंट का जिक्र कर दिया लेखक ने। स्टेटमेंट कौन सा है? वो स्टेटमेंट है, विच लगा के बताया, वो स्टेटमेंट है जो पाकिस्तान का जो मिशन है यूएन में उसने पब्लिश किया था। अब यहाँ पे पाकिस्तान का मिशन जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट वर्ब लग रही है पब्लिश्ड। तो वो स्टेटमेंट जो पाकिस्तान का जो मिशन है यूएन में उसने पब्लिश किया था, किस रूप में? इस रूप में कि ये स्टेटमेंट हमने एक ओपन डिबेट जब हुई थी, जब यूएन सेक्रेटरी जनरल की एक रिपोर्ट आई थी और उसमें जो ओपन डिबेट थी उसमें ये स्टेटमेंट हमने डिलीवर किया था। ये स्टेटमेंट वास्तव में डिलीवर ही नहीं हुआ था। तो दो चीज़ें यहाँ पे समझनी थी। द स्टेटमेंट को देखकर यहाँ पे वर्ब वॉज है और इस पाकिस्तान मिशन को देखकर यहाँ पे वर्ब जो है वो डिलीवर्ड पब्लिश दे रखी है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद अगर बात करें तो द ओनली कंट्रीज इन्वाइटेड टू, एक बात समझने की ये है कि इन्वाइट के साथ में टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो द ओनली कंट्रीज, द ओनली का मतलब होता है एकमात्र के, है ना। एक तो ओनली होता है, ओनली का मतलब केवल, और द ओनली का मतलब एकमात्र। तो कह रहा है कि केवल वो कंट्रीज या एकमात्र वो कंट्रीज इनवाइटेड टू द डिस्कशन, जिनको डिस्कशन के लिए इनवाइट किया गया था। अब यहाँ पे स्पष्टीकरण दे रहा है लेखक कि जो डिस्कशन हुआ था, ओपन डिबेट हुई थी जहाँ टेररिज्म पे चर्चा हुई थी, तो उस चर्चा में उन्हीं देशों को इनवाइट किया गया था, है ना। वो देश वर परमानेंट, जो कि स्थायी सदस्य हो यूएन के, या फिर क्या हो, नॉन परमानेंट मेंबर्स, या फिर अस्थायी सदस्य हो ऑफ द यूएनएससी, किसके? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, है ना। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऊपर दे रखा है, उसी के लिए कह रखा है। तो यूएनएससी में जो स्थायी या अस्थायी मेंबर्स थे उन्हीं को ही इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए इनवाइट किया गया था। एन ऑफिशियल्स ब्रीफिंग डैम, और केवल उन्हीं अधिकारियों को यहाँ पे शामिल किया गया था जो कि उसको ब्रीफ कर रहे थे। ब्रीफ का मतलब होता है, कोई मान लीजिए प्रेस वाले आ गए और उससे पूछा कि भी मीटिंग में क्या क्या हुआ, तो आपने उस प्रेस वाले को आपने अपने शब्दों में कुछ संक्षेप में बता दिया, समराइज कर दिया मैटर, तो वो ब्रीफ करना कहलाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो वही कंट्रीज यहाँ पे इनवाइटेड थी, कहाँ पे? डिस्कशन में, जो कि परमानेंट थी या नॉन परमानेंट मेंबर्स थे यूएनएससी के, और वो अधिकारी यहाँ पे शामिल थे जिनको ये ब्रीफ करना था, जिनको ये मुद्दा पूरा बताना था। नीदर डज, इसको मैंने हाईलाइट इसलिए किया है कि जब नीदर से स्टार्ट करते हो सेंटेंस तो वहाँ पे इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन का मतलब समझिए कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आती है। तो यूएनएससी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ पे डज है। तो ना ही यहाँ पे जो यूएनएससी है टेक कोग्निजेंस, कोग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान लेना, अपने नॉलेज में लेकर आना। कोग्निजेंस के सिनोनिम्स देख सकते हैं, अवेयरनेस है, नोटिस है, नॉलेज है, अटेंशन है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। तो ना ही कोई यूएनएससी जो है वो इन स्टेटमेंट्स का संज्ञान लेता है बाय नॉन पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, किसके द्वारा? जो कि नॉन पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, जो कि हिस्सा ही नहीं ले रही हैं, उनसे तो कम से कम चीज़ों को जानेगा नहीं यूएनएससी, ये कहना चाहता है। तो पाकिस्तान जो कह रहा है कि हमने ओपन डिबेट में हिस्सा लेकर इस मुद्दे पर बात की थी, तो ये बात नकार दी गई यूएनएससी के द्वारा, क्योंकि यूएनएससी केवल उन्हीं मेंबर्स को इसमें इनवाइट किया गया था जो कि परमानेंट थे या नॉन परमानेंट थे, या कुछ ऑफिशियल थे उनको ब्रीफ करना था, उन्हीं को, है ना, जो भी इस मुद्दे को ब्रीफ कर रहे थे वो ऑफिशियल शामिल थे, अधिकारी शामिल थे। तो कह रहा है कि ना ही यहाँ पे यूएनएससी, दूसरी बात बताइए कि ना ही यूएनएससी जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है वो इन स्टेटमेंट्स का, वो किसी भी वक्तव्य का संज्ञान नहीं लेता है, अपने नॉलेज में नहीं डालता है, कानों में मतलब बात नहीं आने देता है या सुनता नहीं है उन मेंबर्स की, उन देशों की जो नॉन पार्टिसिपेटिंग है, जो हिस्सा, मतलब पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया, तो फिर यूएनएससी कैसे उस बात को सुनेगा? यहाँ पे वो बात गलत साबित होगी, पाकिस्तान ने जो दावा किया था। तो यहाँ सीखने लायक बहुत कुछ था फर्स्ट स्लाइड में। एक तो आपने सीखा यहाँ पे कि कोई भी मिशन किस देश के लिए है, किस संस्था के लिए है, वहाँ पे टू लगेगा। दूसरा आपने सीखा इनवाइट के साथ में टू लगेगा। तीसरा आपने सीखा कि नीदर से स्टार्ट होगा तो इन्वर्जन लगेगा। फोर्थ आपने सीखा कोग्निजेंस के सिनोनिम्स क्या हैं। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। द स्टेटमेंट, जो वक्तव्य है, फिर से स्टेटमेंट वही है जो पाकिस्तान ने दावा किया है। देन, उस समय, अपीयर्ड, ऐसा लगा, टू बी, कि ये है, एन एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब एक प्रकार से रूटीन का काम है, ठीक है, बाय पाकिस्तान,
पाकिस्तान के द्वारा, इन रिपीटिंग, ये प्रेपोजिशन आ गया, इस कारण से आईएनजी आ गया, दोहराने का, इट्स एलिगेशंस, इट्स यहाँ पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है कि पाकिस्तान ने अपने जो आरोप हैं, एलिगेशंस का मतलब चार्ज, आरोप, किसके खिलाफ, भारत के खिलाफ, तो भारत के खिलाफ जो अपने आरोप है पाकिस्तान के वो उन्होंने दोहराए हैं और ये केवल रूटीन का काम किया है, ऐसा लगा ये स्टेटमेंट। तो पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि पाकिस्तान का जो रूटीन का कार्य है कि भारत के खिलाफ आरोप लगाना, वो ही काम इस पाकिस्तान ने किया इन द लेटर। तो ये हो गया पत्र में, या फिर जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ, जो भी बातचीत हुई है ना, उसमें पाकिस्तान एम्बेसडर, पाकिस्तान का जो दूत है, एम्बेसडर, रिप्रेजेंटेटिव, एनवॉय, जो दूत है, सॉर्ट यहाँ पे सीक की सेकंड फॉर्म है। सीक की तीनों फॉर्म जो नए बच्चे हैं वो समझ लीजिए, सीक, सॉर्ट होता है चाहना, तलाशना, डिमांड करना, ये इसके मतलब होते हैं। तो कह रहा है कि पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है उसने चाहा था टू पोर्ट्रे का मतलब चित्रित करना, ठीक है, डिस्क्राइब करना, पेंट, ड्रॉ, डेपिक्ट या डेलिनिएट, इस प्रकार के सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं। तो पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है, पाकिस्तान का जो दूत है, उसने चाहा था क्या, पोर्ट्रे करना, उसने चाहा था कि चित्रित करें पाकिस्तान को दर्शाएं किस रूप में, एज ए विक्टिम, एक शिकार के रूप में, कि पाकिस्तान शिकार हुआ है किसका, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, सीमा पार आतंकवाद का, ठीक है। एंड क्लेम्ड, और उसने दावा किया, किसने, पाकिस्तान के दूत ने, दैट की पाकिस्तान इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, कि पाकिस्तान जिम्मेदार है, पाकिस्तान ही उत्तरदायी है, किसके लिए, अब फोर लग गया तो आईएनजी लगेगा। डेसिमेट का मतलब होता है छत विछत कर देना, नष्ट कर देना, डिवेस्टेट, डिस्ट्रॉय, वाइप आउट, इनको बोलते हैं डेसिमेट, कि पाकिस्तान जिम्मेदार है अलकायदा को नष्ट करने के लिए इन द रीजन, मतलब उस क्षेत्र में। रिपीट कर देता हूं यहां तक कि इस पत्र के अंदर या फिर जो स्टेटमेंट दिया उसमें पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं, पाकिस्तान का जो दूत है, उसने चाहा था कि पाकिस्तान को दर्शाया जाए कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद से पीड़ित है, ऐसा दर्शाना चाहा यूएन में। और दूसरा दावा किया उस दूत ने कि पाकिस्तान जो है वो जिम्मेदार है अलकायदा को इस क्षेत्र में खत्म करने के लिए, नस्ते नाबूद करने के लिए। आगे कह रहा है एज इंडियाज मिशन एट द यूएन रिटोर्टेड, रिटोर्ट का मतलब होता है प्रत्युत्तर देना, आपके खिलाफ उंगलियां उठी हैं तो आप भी रेस्पॉन्ड करोगे, तो ये भारत ने रेस्पॉन्ड किया, इसलिए कहा कि रिटोर्ट किया। तो एज इंडियाज मिशन एट द यूएन, अब भारत का जो मिशन है एट द यूएन कहा है, यहां पे टू द यूएन भी लगा सकते हैं। एट द यूएन तो इसलिए कहा है कि यूएन को एक वेन्यू मान लिया, उसके लिए एट लगा दिया, अदरवाइज जैसे कि मैंने कहा था पिछले स्लाइड में, टू भी लगा सकते हो यहां पे। तो भारत का जो मिशन है यूएन में, उसने यहां पे क्या दिया, भारत के उच्चायोग ने यहां पे जवाब दिया, द एनवॉय कुड नॉट हैव फॉरगॉटन दैट, कि ये जो दूत है, एनवॉय यहां पे, एनवॉय का मतलब यहाँ पे जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं उसकी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के एम्बेसडर ने कहा है कि हम काउंटर टेररिज्म का शिकार रहे हैं, है ना, सीमा पार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का शिकार रहे हैं मतलब, और ये कहा था कि हमने ही अलकायदा को खत्म किया है, भारत तो आतंकवाद बढ़ावा देता है। तो इस बात का जवाब भारत के उच्चायोग ने, जो यूएन में भारत का उच्चायोग, उसने जवाब दिया और कहा कि जो एनवॉय है, ये एनवॉय इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे जो एम्बेसडर है इसके लिए दूसरा वर्ड यहाँ पे यूज कर दिया एनवॉय, और दे का प्रयोग कर दिया क्योंकि हमने बात कर ली, पता लग गया कि इसी एम्बेसडर की बात कर रहे हैं। तो यहां पे जवाब ये था कि द एनवॉय कुड नॉट हैव फॉरगॉटन, कुड नॉट हैव मतलब नहीं भूल सकते थे, ठीक है। कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब हो गया कि आप कोई भी काम कर सकते थे, अब ये कुड नॉट हैव तो नहीं कर सकते थे। तो ये जो दूत है या जो रिप्रेजेंटेटिव है वो नहीं भूल सकते थे कि ओसामा बिन लादेन एंड अदर लीडर्स, कि जो ये ओसामा बिन लादेन जो आतंकवादी था और अन्य जो सरगना थे, टेरर ग्रुप के लीडर्स जो सरगना थे, टेरर ग्रुप के, आतंकवादी संगठन के, है ना, वो सारे के सारे कहाँ मिले थे, पाकिस्तान में। ये अलकायदा की बात है, अलकायदा का जो ओसामा बिन लादेन था और उस ग्रुप के जो और सरगना थे वो सब के सब, चूंकि वर आ गया इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लूरल हो गया है, लीडर्स दे रखा है, ओसामा बिन लादेन दे रखा है, वो सब के सब कहाँ पाए गए, वर के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव हो गया, कहाँ पर, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में ही इनको पाया गया था, ये बात इन्होंने आगे बताई। इसके बाद देखिएगा द स्टेटमेंट देन वेंट ऑन, और फिर जो स्टेटमेंट जो पाकिस्तान के एम्बेसडर ने दिया है, पाकिस्तान ने दिया, वो स्टेटमेंट फिर वेंट ऑन। अब ये वेंट ऑन प्लस आप कुछ करते हो, इसका मतलब वो जारी रहा, उसमें आगे ये कहा गया, वो कंटिन्यू रहा कहना। तो इस स्टेटमेंट ने कंटिन्यू कहता रहा आगे कि टू लिस्ट 4 टाइप्स ऑफ टेररिज्म, कि इसने क्या किया, इस स्टेटमेंट ने 4 टाइप के आतंकवाद को क्या किया, सूचीबद्ध किया। पाकिस्तान कन्फ्रंट्स वो 4 टाइप के टेररिज्म जो पाकिस्तान का जिससे सामना होता है। कन्फ्रंट का मतलब है एनकाउंटर, कन्फ्रंट का मतलब है एनकाउंटर। तो वो 4 प्रकार के
यहाँ आतंकवाद जो कि पाकिस्तान एनकाउंटर करता है, उस स्टेटमेंट में वो बातें भी जोड़ी पाकिस्तान ने कि भाई हम 4 प्रकार के आतंकवाद से जूझते हैं, ठीक है, ईच ऑफ विच, और उनमें से हर एक, 4 हैं, 4 में से हर एक जो है वो एट्रीब्यूटेड था। एट्रीब्यूट टू का मतलब होता है श्रेय देना। एक बात मैंने हाईलाइट इसलिए की है क्योंकि एट्रीब्यूट के साथ टू लगता है। इसको आप एक्रेडिट भी कर सकते हो, ACCREDIT, एक्रेडिट करोगे तो भी टू लगेगा। इसका श्रेय या इसका ठीकरा किसके सर फोड़ दिया? भारत के सर, कि भारत ही जिम्मेदार है इन 4 प्रकार के आतंकवाद के लिए। तो जो स्टेटमेंट पाकिस्तान ने कहा कि हमने UN में पेश किया था, उस स्टेटमेंट में आगे पाकिस्तान ने जोड़ी बात कि हम 4 प्रकार के आतंकवाद से पीड़ित हैं, 4 प्रकार के आतंकवादों से हमारा सामना होता है, और 4 प्रकार के आतंकवाद जो है, हर एक प्रकार का जो आतंकवाद है वो किससे, मतलब श्रेय किसको जाता है? भारत को जाता है। द फर्स्ट, अब पहले प्रकार का आतंकवाद क्या है? इंक्लूडेड, जिसमें शामिल था सम ऑफ द अटैक्स इन पाकिस्तान। पहले प्रकार के आतंकवाद में शामिल हैं कुछ अटैक्स, कुछ हमले पाकिस्तान में कैरी आउट का मतलब यहां पे एग्जीक्यूट करना होता है ना, एग्जीक्यूट करना, कोई भी काम को अंजाम देना। तो वो हमले जिनको अंजाम दिया गया, वो हमले जिनको अंजाम दिया गया किसके द्वारा? बाय द तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, ठीक है, TTP के द्वारा ये ग्रुप है। अब आगे इसका परिचय दिया गया, ये ऐसा ग्रुप है दैट अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम। अनसब्सटेंशिएटेड मतलब जिसके वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जो सत्यापित नहीं है, जिसकी पुष्टि नहीं हुई है, जो निराधार है। तो ये वो ग्रुप है, TTP वो ग्रुप है जो पाकिस्तान के जो निराधार एक दावा है उसके अकॉर्डिंग हैज़ बीन फंडेड, इसको फंड किया गया है। हैज़ बीन फंडेड पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है, इसको फंड किया गया, इसको पैसा दिया गया किसके द्वारा? एक भारतीय आतंकवादी संगठन के द्वारा। सिंडिकेट का मतलब संगठन कह सकते हो, ग्रुप कह सकते हो, ठीक है, सिंडिकेट का एसोसिएशन, ग्रुप या लीग कह सकते हो। तो ये पाकिस्तान के दावों के अनुसार ये एक ऐसा ग्रुप है जिसको भारतीय टेरर संगठन ने यहाँ पे इसको क्या कह सकते हो, फंडिंग की, बेस्ड इन, और ये कहाँ पर आधारित है? ये अफगानिस्तान में बेस्ड है, आधारित है। यहाँ तक कि अगर बात करें तो यहाँ पे 4 प्रकार के आतंकवाद की बात इन्होंने स्टेटमेंट में की पाकिस्तान ने। और पहला जो स्टेटमेंट था, पहला जो आतंकवाद था, उसमें शामिल था कुछ हमले जो पाकिस्तान में किए गए, किसके द्वारा? तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, TTP के द्वारा। ये एक ऐसा ग्रुप है जो पाकिस्तान के निराधार दावों के अनुसार, अब ये ग्रुप जो है इसको फंडिंग की गई, ये हैज़ बीन फंडेड जो है इस ग्रुप को देखकर है, इसको फंडिंग की गई किसके द्वारा? भारतीय आतंकी संगठन के द्वारा, जो कहां पर काम करता है? अफगानिस्तान में, ये पाकिस्तान का कहना है। दैट क्लेम हैज़ बीन रिजेक्टेड, ये जो दावा है इसको रिजेक्ट कर दिया गया, ये जो दावा है इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब क्लेम को देखकर हैज़ बीन और फिर थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव तो हो ही गया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया बाय द UNSC, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा, इन पार्ट ऑलरेडी। इन पार्ट का मतलब आंशिक रूप से, ऑलरेडी मतलब कह सकते हो पहले ही। तो पहले ही UNSC इस दावे को बिल्कुल कह सकते हो कि इसने नकार दिया। क्या कारण क्या है? एज 2 ऑफ द 4 नेम्स, कि जो 4 नाम फॉरवर्ड किए गए हैं पाकिस्तान के द्वारा, जो 4 नाम आगे बढ़ाए गए हैं पाकिस्तान के द्वारा, उनमें से 2 जो थे वर नॉट एक्सेप्टेड इनटू टेरर डेजिग्नेशंस लिस्ट। उनमें से 2 जो थे उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था टेरर डेजिग्नेशन लिस्ट। जो टेरर डेजिग्नेशन मतलब आतंकवादी संगठनों की जो लिस्ट बना रखी है, ठीक है, उस लिस्ट में उनको 2 को जगह ही नहीं मिली थी। तो पाकिस्तान ने जो 4 में से 2 नाम बताए वो तो थे ही नहीं। तो इस प्रकार से कुछ हद तक यहाँ पे UNSC ने वो दावा खारिज कर दिया। तो कह रहा है कि वो दावा यहां रिजेक्ट कर दिया गया UNSC के द्वारा, इन पार्ट मतलब आंशिक रूप से, ऑलरेडी पहले ही। कारण क्या था? क्योंकि 4 जो नाम पाकिस्तान के द्वारा फॉरवर्ड किए गए थे, आगे बढ़ाए गए थे, दिए गए थे, उन 4 में से 2 जो थे वो 2 वर नॉट एक्सेप्टेड, फिर से पैसिव है, इनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, स्वीकार नहीं किया गया था। किस में? टेरर डेजिग्नेशंस लिस्ट में, आतंकी नामित जो सूची है उसके अंदर, ठीक है। तो यहां पे अनसब्सटेंशिएटेड का सिनोनिम्स देख लीजिएगा, अनकन्फर्म्ड, अनसपोर्टेड, अनवेरीफाइड, अनकोरोबोरेटेड भी हो सकता है, ठीक है, जिसकी पुष्टि नहीं हुई है। सिंडिकेट का मतलब देख लीजिएगा, एट्रीब्यूट में टू लगता है, ये पता होना चाहिए। कैरी आउट का एग्जीक्यूट करना होता है, ये पता होना चाहिए। आगे देखिए, दूसरा आरोप, एलिगेशन का मतलब चार्ज है। तो 4 आरोप लगाए ना, उनमें 4 जो मतलब कहें कि बताए कि आतंकी जो हमले होते हैं, 4 प्रकार के आतंकी जो वारदात होती है हमारे को सामना करना पड़ता है, उनमें से पहला आरोप तो बता दिया। दूसरा जो आरोप था वो था दैट कि इंडिया हैज़ हायर्ड मर्सिनरीज। मर्सिनरीज का मतलब होता है भाड़े के सैनिक, कि आपने सैनिकों को किराया देकर, पैसा देकर आपने सैनिकों को हायर किया है, पैसा देकर वो आपके लिए लड़ते हैं। तो दूसरा आरोप वो ये था कि भारत ने
भाड़े के सैनिकों को पे किया है, हायर किया है, किसके लिए? एग्जीक्यूट करने के लिए, अटैक्स मतलब हमलों को। तो हमले करने के लिए पाकिस्तान की ये बातें जो है ना, बेवकूफ़ी भरी बातें करता है पाकिस्तान, और उसी का ये उदाहरण है। पाकिस्तान ने कहा कि भारत ने भाड़े के सैनिक रखे हुए हैं हमले करवाने के लिए। इन ऑपरेशंस पाकिस्तान क्लेम्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय कुलभूषण जाधव। इन ऑपरेशंस का मतलब हो गया कि प्रभावी रूप से कह सकते हो, या इन ऑपरेशन मतलब इस बात को कैसे इन्होंने साबित किया कह सकते हो। पाकिस्तान क्लेम्स, पाकिस्तान के जो दावे हैं, हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड, इनको ऑर्गेनाइज किया गया बाई कुलभूषण जाधव, कुलभूषण जाधव के द्वारा, अ फॉर्मर नेवल ऑफिसर, जो भूतपूर्व नौसैनिक अधिकारी रहे हैं। यहां तक की बात करें तो दूसरा जो एलिगेशन है वो ये था कि भारत ने हायर किया है मर्सिनरीज को टू कैरी आउट अटैक्स, ठीक है, अटैक्स को कैरी आउट करने के लिए। इन ऑपरेशंस पाकिस्तान क्लेम्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बाई कुलभूषण जाधव, और ये कहा गया कि ये जो अटैक्स करवाते हैं, ये मतलब कुलभूषण जाधव वहाँ पे बैठा हुआ जो है वो भूतपूर्व नौसैनिक अधिकारी है, वो इनको एग्जीक्यूट करवाता है, वो मतलब ऑर्गेनाइज करवाता है, ये इनका कहना है। नेक्स्ट तीसरा ये कि पाकिस्तान कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब यहाँ पे राय कह सकते हो, ओपिनियन कह सकते हो, आर्ग्यूमेंट कह सकते हो, प्ली कह सकते हो, क्लेम कह सकते हो, एलिगेशन कह सकते हो, सारे सिनोनिम्स हैं। तो तीसरा दावा यह है कि पाकिस्तान का दावा दैट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, कि सरकार की जो नीतियां हैं वो बराबर हैं। अमाउंट टू का मतलब होता है सिमिलर होना, इक्वल होना, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो अमाउंट टू बराबर यहां पे करा जा सकता है इक्वल टू, या फिर इसके बराबर आप कर सकते हो सिमिलर टू, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। तो ये कह रहा है कि पाकिस्तान, तीसरा जो मतलब अगला जो कह सकते हो पाकिस्तान का दावा है वो ये है कि भाई सरकार की जो नीतियां हैं, अब नीतियों को देखकर यहाँ पे अमाउंट है, चूंकि नीतियां प्लूरल है इस कारण से यहाँ पे अमाउंट दे रखा है, वो बराबर है किसके? हिंदुत्व आतंकवाद के। सरकार की जो नीतियां हैं वो हिंदुत्व आतंकवाद के बराबर है, विद स्पेसिफिक रेफरेंसेस। पाकिस्तान ने कुछ विशेष यहाँ पे उदाहरण दिए हैं, रेफरेंस टू का मतलब संकेत किए हैं, रेफरेंस में टू लगता है, ठीक है, टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जैसे कि CAA है ना, ये आपने सुना होगा, नागरिक संशोधन अधिनियम, इसको उदाहरण दिया। एंड द राम टेम्पल कंस्ट्रक्शन, और राम मंदिर निर्माण, इसका उदाहरण दिया और कहा कि भारत में जो सरकार की नीतियां हैं वो हिंदुत्व आतंकवाद के बराबर है। फाइनली अंततः देयर इज द ऑफ्ट, ये ऑफ्ट जो है ये ऑफन के लिए आ रखा है, ऑफ्टन भी पढ़ते हैं इसको अमेरिकन इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में इसको ऑफन पढ़ते हैं। तो फाइनली अंततः देयर इज द ऑफ्ट रिपीटेड एलिगेशन, ऑफन रिपीटेड एलिगेशन मतलब बार बार में वो आरोप जो बार बार में दोहराया गया है। अब समझिएगा, देयर से स्टार्ट है, फाइनली तो एडवर्ब आ गया, अब ये सेंटेंस यहां से स्टार्ट है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए फाइनली पहले दे दिया गया है एक एडवर्ब। आप याद रखें कि एक एडवर्ब जो है वो पूरे एक सेंटेंस की विशेषता बता सकता है। देयर से स्टार्ट इसलिए हुआ, देयर से स्टार्ट हुआ क्योंकि यहाँ अब इसको देखते हुए इन्वर्जन लगाना है, तो ये वर्ब है, और ऑफन रिपीटेड एलिगेशन है वो आपका क्या हो गया, ये आपका पूरा सब्जेक्ट है। एलिगेशन तो यहाँ पे नाउन कहलाएगा, रिपीटेड यहाँ पे एडजेक्टिव कहलाएगा, इसके बाद में जो ऑफन है वो एडवर्ब कहलाएगा, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो अंततः बार बार में वही एक आरोप, जो अक्सर आरोप दोहराया जाता है, वही आरोप किसके बारे में? भारतीय सरकार के एक्शंस के बारे में इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, विच जो कि इट रेफर्स टू एज स्टेट टेररिज्म, इट यहाँ पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान रेफर करता है, रेफर टू का मतलब भी संकेत करना है, रेफर के साथ टू लगता है, जो पाकिस्तान संकेत करता है क्या कि एक राज्य आतंकवाद वहां पे पनप रहा है, स्टेट टेररिज्म की संज्ञा देता है, उसकी बात इसने की। ठीक है, 4 प्रकार की बातें की है। तो ये देखो यहाँ सेकंड आ गया था, यहाँ थर्ड है, और अंततः ये फोर्थ आ गया। एक बात इन्होंने की जम्मू कश्मीर की, जो राग अलापते ही रहते हैं, इसी लेखक ने कहा कि ये तो बार बार में रिपीट किया हुआ स्टेटमेंट है, काफ़ी बार रिपीट कर चुका है पाकिस्तान। भारत के सरकार के कार्यों के बारे में बात की जम्मू कश्मीर में, जो कि पाकिस्तान जो है इस बात को रेफर करता है, संज्ञा देता है, संकेत करता है कि ये स्टेट टेररिज्म है। आगे देखिए, इंडिया विच हैज डिस्क्राइब्ड दीज एलिगेशंस एज, डिस्क्राइब के साथ एज लगता है, ये हमने कल के सेशन में भी शायद डिस्कस किया था। डिस्क्राइब के साथ इसके अलावा आप यहाँ पे ट्रीट कर सकते हो, या व्यू कर सकते हो, ठीक है, या फिर नो कर सकते हो, या डिफाइन कर सकते हो। इन सभी के साथ में आप एज का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, इस रूप में। तो ये क्या कहना चाहता है कि भारत विच हैज डिस्क्राइब्ड, जिसने की, विच यहाँ पे भारत के लिए आ रहा है,
हैज डिस्क्राइब्ड, जिसने कि वर्णन किया है, दीज एलिगेशंस, इन आरोपों का, किस रूप में, एज प्रीपोस्चरस, की ये सारे के सारे आरोप जो हैं वो बेतुके हैं, बेहुदा हैं, नॉनसेंस हैं। प्रीपोस्चरस के लिए एब्सर्ड, रिडिकुलस, फार्सिकल, स्टूपिड, काफी अच्छा वर्ड है, अच्छा वर्ड इन द सेंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और आप इसको रूटीन के अंदर यूज भी करें ताकि आपकी वोकैबुलरी अगर एनरिच होगी तो आपका बोलने का जो ढंग है वो प्रभावी होगा। तो भारत जिसने की यहां पे सभी आरोपों को क्या कहा है कि बेतुके आरोप हैं, एंड लाफेबल और उपहासात्मक आरोप हैं, ठीक है, नीड नॉट वरी। तो देखो भारत को अभी कोमा लगा रखा था, इसको जोड़ दो यहां से, भारत को यहां पे नीड नॉट वरी, अच्छा नीड्स नहीं आता है यहां पे, नीड नॉट जो है, ये नीड जो है और डेयर है वो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। आपने शायद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि इसके साथ में एस नहीं जुड़ता है, याद रखिएगा मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, क्योंकि नीड जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी होती है, डेयर का भी ऐसा ही है, और ये मैन वर्ब भी होते हैं। तो यहां नीड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब में हम एस नहीं जोड़ते हैं एक्चुअल में, ठीक है, वो मैन वर्ब के साथ काम करते हैं, इसलिए इंडिया सिंगुलर होने के बावजूद भी नीड्स नहीं होगा यहां पे, ठीक है। तो कह रहा है कि भारत को, अब बीच में तो देखो इसने क्या कहा कि जिसने, भारत वो देश जिसने कि इन सभी आरोपों को उपहासात्मक और बेतुका बताया है, तो भारत को यहां चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। किस बारे में? अपनी प्रतिष्ठा के बारे में। कारण क्या है? गिवन, गिवन का मतलब है कंसिडरिंग, गिवन यहां प्रेपोजिशन है, याद रखो गिवन का मतलब देना नहीं है, ये प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है इसको देखते हुए, कंसीडर करते हुए। क्या? इट्स एक्लेम्ड रोल, एक्लेम्ड का मतलब प्रशंसित, कि भारत का रोल जो है काफी प्रशंसनीय रहा है, किसमें? इन फाइटिंग, लड़ने में, इनके साथ आईएनजी लग गया, टेरर, आतंकवाद से लड़ने में, एंड कोऑपरेटिंग और सहयोग करने में, किस पे? ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत सहयोग करता है। टू डिनाई टेररिस्ट फंडिंग, किसके लिए? कि ये टेररिस्ट को फंडिंग नहीं देगा, टेररिस्ट फंडिंग के लिए डिनाई करता है। एंड सेफ हेवन, और आतंकवादियों को सुरक्षित शरण स्थल नहीं देगा। हेवन एक तो होता है HEAVEN, वो तो स्वर्ग होता है, और ये हेवन जो है इसका मतलब है रिफ्यूज, शेल्टर, असाइलम, सेंचुरी, शरण स्थल को बोलते हैं, ठीक है। यहां तक की अगर बात करें तो कह रहा है कि भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है अपनी प्रतिष्ठा के बारे में। कारण क्या है? इस चीज को देखते हुए कि भारत का जो रोल है काफी प्रशंसनीय है, किस चीज में? आतंकवाद से लड़ने में और कोऑपरेट करने में और सहयोग करने में। सहयोग किस पे करने में? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सहयोग किस लिए? आतंकवादियों की फंडिंग को डिनाई करने के लिए और आतंकवादियों को शरण स्थल देने से मना करने के लिए भारत का रोल जो है काफी प्रशंसनीय रहा है। पाकिस्तान हैज कंसिस्टेंटली डन, कंसिस्टेंटली, लगातार, नियमित रूप से। तो पाकिस्तान ने लगातार क्या किया है? ऑपोजिट, इससे बिल्कुल विपरीत किया है। भारत ने कभी फंडिंग की बात नहीं की, फंडिंग नहीं दी, तो पाकिस्तान ने लगातार धन पोषित किया है ना। और पाकिस्तान को, मतलब भारत ने कभी आतंकवादियों को पनाह नहीं दी, तो पाकिस्तान हमेशा ही वहां पे अपने पनाह देता रहा है, अपने देश की जमीन को यूज करने के लिए अलाउ करता रहा है आतंकवादियों को। इसलिए कहा है कि पाकिस्तान ने लगातार इस चीज को अपोजिट किया है। एंड इट्स कंटिन्यूड ग्रे लिस्टिंग, तो देखो दो सब्जेक्ट है यहां पे, एक तो ये सब्जेक्ट हुआ, और पाकिस्तान का जो लगातार ग्रे लिस्टिंग में रहना है ना। FATF, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसने ग्रे लिस्टिंग में डाल रखा है। ब्लैक लिस्टेड होते ही फिर काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध इस पर लग जाएंगे, ठीक है ना। तो पाकिस्तान का लगातार ग्रे लिस्ट में रहना, कहाँ पर? इस लिस्ट में। एज वेल एज, और साथ ही द प्रेजेंस ऑफ द नेम्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पाकिस्तान टेरर ग्रुप्स, सैकड़ों पाकिस्तानी आतंकवादी ग्रुप्स की उपस्थिति, ठीक है। साथ ही सैकड़ों आतंकी जो ग्रुप है पाकिस्तान में उनकी उपस्थिति। एंड लगाया है, इसी कारण से यहां पे प्लूरल आ रहा है। अगर एंड नहीं लगाते और यहीं तक की बात होती तो एज वेल एज से पहले वाला देखकर हम वर्ब लगाते सिंगुलर। और क्या है? इंडिविजुअल्स ऑन टेरर, UN टेरर लिस्ट, और कई तो UN की जो आतंकवादी सूची है, देखो लिस्ट के लिए ऑन लगता है, मैंने कल भी बताया था आपको, इन नहीं लगता, ठीक है। और जो कई UN टेररिस्ट के अंदर कई ऐसे नाम भी है जो मतलब एक, कई कहते हैं ना कि जैसे कुछ तो ग्रुप में काम कर रहे हैं और कुछ क्या है, ये मतलब अकेले काम करते हैं, अकेले आतंकवादी हैं। तो कुछ इंडिविजुअल्स का नाम भी, कुछ संगठनों के नाम है इस लिस्ट में, और कुछ इंडिविजुअल्स के नाम भी इस लिस्ट में हैं। ये प्रूफ है इस चीज के कि पाकिस्तान हमेशा ऑपोजिट करता रहा है, ठीक है। तो दो चीजें प्रूफ है, एक तो लगातार FATF में पाकिस्तान ग्रे लिस्टिंग में आना, दूसरा UN टेरर लिस्ट के अंदर कुछ टेरर ग्रुप्स का और इंडिविजुअल्स का नाम होना, ठीक है। साथ ही पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों आतंकवादी संगठन जो हैं उनका मतलब यहां पे नाम आना। ये सब प्रूफ है इस बात की कि पाकिस्तान भारत से बिल्कुल ऑपोजिट एक रुख रहा है आतंकवादियों को लेकर, आतंकी संगठनों को लेकर। इवन सो, इसमें भी है ना,
ऐसा होने पर भी इट इज इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है दैट द गवर्नमेंट टेक द पाकिस्तानी अटेम्प्ट टू बिल्ड इट्स केस सीरियसली, कि सरकार जो है वो ले। अब यहाँ पे टेक्स आना चाहिए वैसे तो, लेकिन ये एक्चुअल में इसने सब्जेक्टिव मूड में कहा है। जब बीच में पहले कोई चीज़ आती है ना कि ऐसा चाहते हैं, ऐसा करे, ऐसा एक विश है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये गवर्नमेंट टेक्स नहीं आएगा, ये सब्जेक्टिव मूड है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो ऐसा होने पर भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, पाकिस्तान अपोजिट करता है, सारे विश्व को पता है कि पाकिस्तान का स्टैंड क्या है, भारत कैसा देश है, सब जानते हैं। फिर भी लेखक कह रहा है कि इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि सरकार यहाँ पे पाकिस्तान का जो ये प्रयास है अपना इस केस, मतलब पाकिस्तान का जो प्रयास है टू बिल्ड इट्स केस सीरियसली, है ना, कि पाकिस्तान का जो प्रयास है अपने केस को गंभीर बनाने का, इस प्रयास को यहाँ पे सीरियसली ले, ठीक है ना, अपना केस बनाने का जो ये प्रयास है इसको सीरियसली ले और प्रीएम्प्ट करे। प्रीएम्प्ट का मतलब रोकना, फोरस्टॉल कह सकते हो। देखो, इसके लिए आप प्रिवेंट यूज कर सकते हो, किसी भी घटनाक्रम को होने से रोकने के लिए आप यूज कर सकते हो किसका, आप यूज कर सकते हो प्रीएम्प्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे भारत रोके, इट्स लार्जर स्ट्रेटेजी, जो पाकिस्तान की बड़ी एक रणनीति है, क्या कि पेंटिंग इंडिया इन अ पुअर लाइट, कि भारत को वो एक खराब स्थिति में, एक नेगेटिव रोल में दिखाना चाहता है। ठीक है, पेंट समवन और समथिंग इन अ पुअर लाइट का मतलब है खराब, एक कह सकते हो कि खराब तरीके से दिखाना। अहेड ऑफ का मतलब होता है से पहले, अहेड में ऑफ लगता है। इट्स टेनियर का मतलब है समयावधि। एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 2021-2022, 2021-22 में भारत वहाँ पे जो समयावधि है भारत की, उससे पहले यूएनएससी में भारत जो एक मेंबर बनेगा 21-22 के अंदर, उससे पहले भारत की छवि खराब करने का जो ये प्रयास है, इसको रोकने का प्रयास भारत सरकार का होना चाहिए। एंड द अपकमिंग स्क्रूटिनी प्रोसेस एट द एफएटीएफ, और आगे जो आने वाली स्क्रूटिनी प्रोसेस है, स्क्रूटिनी मतलब क्लोज ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, सूक्ष्म जांच पड़ताल जिसको बोलते हैं, एफएटीएफ की जो प्रक्रिया है, आगे पाकिस्तान को ये ब्लैक लिस्टेड कर सकता है, तो उससे बचने के लिए पाकिस्तान निराधार आरोप भारत पर लगा रहा है। तो यहां तक की बात मैं रिपीट कर दूं कि ऐसा होने पर भी कि ठीक है, सबको पता है पाकिस्तान की इमेज कैसी है, भारत कैसा है, उसके बावजूद भी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि सरकार जो पाकिस्तान का प्रयास है अपने केस को बनाने का, इसको सीरियसली ले। और यहां इसकी जो बड़ी स्ट्रेटेजी है कि भारत को 2021-22 में जब यूएनएससी का हिस्सा भारत बनेगा, उससे पहले भारत की छवि खराब करना चाहता है, उस चीज को रोके और आने वाली जो एफएटीएफ का जो प्रोसेस है ना, एफएटीएफ का जो आना प्रोसेस है, उसमें जो क्लोज ऑब्जर्वेशन होगा, क्लोज इन्वेस्टिगेशन होगा, है ना, उसके अंदर उससे पहले पाकिस्तान भारत की छवि खराब करना चाहता, अपनी छवि बढ़ाना चाहता, बढ़िया करना चाहता है, उसको प्रीएम्प्ट करे, उस चीज को रोके। तो ये था आज का एडिटोरियल। बात करेंगे रिवीजन की। प्रीएम्प्ट अभी देखा मैंने, बताया फोरस्टॉल होता है, तो फर्स्ट को आप जोड़ेंगे डी से, रोकना, किसी भी चीज को डेवलप होने से रोकना, उसको बोलते हैं फोरस्टॉल या प्रिवेंट। हेवन का मतलब शेल्टर होता है, आश्रय होता है। रिटोर्ट का मतलब बताया था, रिप्लाई करना, रेस्पॉन्ड करना, प्रत्युत्तर देना। फिर है कंटेंशन, कंटेंशन से मतलब ओपिनियन है, राय को बोलते हैं, ए लग जाएगा। और पोर्ट्रे का मतलब चित्रित करना होता है, तो यहाँ पे सी लग जाएगा। तो ये दोस्तों आपके सारे आंसर्स हुए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रीएम्प्ट का रोकना है, हेवन का शरण स्थल है, रिटोर्ट का प्रत्युत्तर देना है, कंटेंशन का राय है, दावा है, पोर्ट्रे का चित्रित करना, दर्शाना। आगे बात करेंगे, यहाँ पे कुछ ट्रांसलेशन के लिए सेंटेंसेस हैं। किसी भी तरीके से वह पास नहीं हो सकता, एक निश्चित प्रकार की स्ट्रक्चर यहाँ पे आप सीखेंगे। इन नो वे, किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं हो सकता, इन नो वे। एंड वन थिंग मोर यू हैव टू बियर इन माइंड दैट in no way, if a sentence commences with the help of this phrase, then we have to follow inversion as well. So inversion means verb will be preceded by subject. ठीक है, तो यहां पे देखिए, किसी भी तरीके से पास नहीं हो सकता, इन नो वे कैन ही पास, तो ये आपका एक सेंटेंस बन गया। ऐसा ही एक और सेंटेंस है, उसने किसी भी तरीके से मेरी मदद नहीं की, इन नो वे डिड ही हेल्प मी, इन्वर्जन लगाते चलना है। इन नो वे, किसी भी तरीके से उसने मेरी हेल्प नहीं की, अगर उसने हेल्प की तो ही हेल्प्ड मी करते, और हेल्प सेकंड फॉर्म है तो डिड निकालेंगे बाहर, तो ये इन्वर्जन बन गया, डिड ही हेल्प मी। वह किसी भी तरीके से ईमानदार नहीं है, तो अगर वह ईमानदार है ये बोलना होता तो ही इज ऑनेस्ट बोला जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पे इन्वर्जन लगाना है तो इन नो वे इज ही ऑनेस्ट। ठीक है, एक खास स्ट्रक्चर आपने सीखी। यहाँ पे प्रेपोजिशंस की बारी है। आई वॉज नॉट ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट्स, ब्लाइंड में लगने को तो इन भी लगता है, लेकिन वो एक आंख से अंधा होने पर, ही इज ब्लाइंड इन द राइट आई, ही इज ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई, ऐसे सेंटेंसेस में इन लगता है। बट अगर आप किसी चीज को इग्नोर करते हैं, है ना, अगर आप किसी चीज को ध्यान नहीं देते हैं, इफ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू समथिंग, देन यू कैन यूज टू विद ब्लाइंड। तो आई वॉज नॉट ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट्स, तो मैं उसके मतलब कहें कि मैं उसकी जो गलतियां हैं उसके प्रति अनदेखी नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट
नॉट ओवरलुकिंग, आई वॉज एक्चुअली पेइंग हीड और आई वॉज फोकस्ड ऑन हिज फॉल्ट्स, ये कहना चाहता है। यू कैन बैंक ऑन, बैंक ऑन मीन्स रिलाई ऑन, निर्भर होना, ठीक है, डिपेंड ऑन, तो आप निर्भर हो सकते हो उसकी सहायता पर। द कंट्रीज बी सेट विद, बी सेट विद का मतलब होता है घिरा हुआ होना। अ होस्ट ऑफ का मतलब होता है अ नंबर ऑफ, बहुत बड़ी संख्या में। तो देश जो है वो घिरा हुआ है बहुत बड़ी समस्याओं से, बहुत ज़्यादा समस्याओं से। अ होस्ट ऑफ याद रखिएगा, इसका मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका आज का एडिटोरियल सेशन था। कल मुलाकात होगी शाम 5 बजे। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो ज़रूर से लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं कल शाम 5 बजे, तब तक नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।